आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी की लहर क्या दिल्ली में आकर थम गई है? ये वो सवाल है जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। जी हां, अब सवाल यही है और इसी सवाल का जवाब आप इस मंच पर दे सकते हैं। क्या दिल्ली में थम गई है मोदी लहर? हाँ के लिए @स्पेस_y, नहीं के लिए @स्पेस_n भेज दीजिए से 52424 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके एसएमएस का और हम इस बुलेटिन के 1 घंटे के अंत में आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता जो इस वक्त हल्ला बोल देख रही है, वो क्या ये मानती है कि मोदी लहर दिल्ली में थम गई है। इसी बीच आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर अब सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहीं पर तमाम विधायकों के साथ और अपनी पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक शुरू करने वाले हैं। क्या मोदी के विकास के मुद्दे पर जनता का भरोसा उठ गया है? ये सवाल उसके साथ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब इतने दिनों तक नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके पर अगर लोगों का भरोसा होता तो 70 में 3 सीटों पर नहीं सिमट जाती भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ संजय जी, यहाँ पर संजय कुमार जी, सेफोलॉजिस्ट, जो कि लगातार आज तक में इस तमाम जानकारी को एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के जरिए आपके सामने लाते रहे, नब्ज पकड़ते रहे, वो बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सीधे रुख करना चाहेंगे पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ इसी बीच रागिनी नायक भी, आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी का, जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसून, कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत, किस तरह का संदेश आज नेताओं को, विधायकों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बैठक शुरू हो गई है और संदेश दिया जा रहा है और इसमें तकरीबन 15 मिनट तक जो भाषण हो रहा है उसमें अभी आशीष खेतान का हो रहा है, फिर आशुतोष, चूंकि एक पूरी रणनीतिकार रहे दिल्ली चुनाव के मद्देनजर, वो भाषण देंगे। उसके बाद मनीष सिसोदिया भाषण देंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भाषण देंगे। और ये हम बतला दें कि शाम के 7 बजे का वक्त लिया गया है उपराज्यपाल से, जहां पे यहां पर विधायक अपने नेता को चुनेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री यानी विधायक दल का नेता के तौर पर यहां पर अभी मोहर लग जाएगी अगले 15-20 मिनट के भीतर में। और यहां से निकलकर शाम 7 बजे उन्हें पहुंचना है एलजी के यहां और वहां पर अपना दावा पेश करना है, जो एक संवैधानिक पूरी प्रक्रिया है। हालांकि सीटें इतनी ज्यादा है कि संवैधानिक प्रक्रिया भर एक औपचारिकता है, लेकिन तरीका यही है कि यहाँ पे 3-4 प्रमुख नेता जो हैं उनके संवाद हो रहा है विधायकों से। और ये कितनी बड़ी स्थिति है और कितना बड़ा संदेश है और विधायकों के ऊपर कितने जिम्मेदारी का बोझ है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और सारे विधायक पहुंच चुके हैं और वो 3 लोग भी पहुंचे हैं जिन 3 को हार मिली है, वो भी बैठे और उन्हें खास तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनकी पीठ थपथपाई और इस संघर्ष में साथ शरीक रहने के लिए कहा। बोले निश्चिंत रहिए, दुखी ना होइए, जो 3 हारे हैं विधायक, बाकी 67 तो विधायक हैं। तो यहां से निकलकर राज्यपाल के यहां जाना है और यहां पर अगले 15-20 मिनट के भीतर मोहर लग जाएगी और 7 बजे का वक्त राज्यपाल से ले लिया गया है। तो 7 बजे का वक्त राज्यपाल से ले लिया गया है, वहां के लिए रवाना होंगे अरविंद केजरीवाल। और इस बीच जो विधायक हैं उनको यही संदेश, काम की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, चुनौती होगी उन उम्मीदों पर खरे उतरने की जो पार्टी में जगी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सीधे रुख करते हैं रागिनी नायक का, जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गई हैं। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जरा सतीश उपाध्याय इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, क्या कहते हैं सुनिए। अंजना, हेलो। हाँ, इस बीच आपको हम बता दें, रविशंकर प्रसाद ने दरअसल कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केंद्र की तरफ से हम पूरा साथ देंगे और माना कि ये करारी शिकस्त है बीजेपी की। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत के ऊपर हम आम आदमी पार्टी को अपनी पूरी शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दें। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना किसी राजनीतिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास की बात करती है और वही सिद्धांत दिल्ली के बारे में भी लागू होगा, ये हम निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं।
you saying? As it has turned out, that has not happened. तो देखा आपने, रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि जनादेश है, करारी शिकस्त भी उन्होंने मानी, केंद्र साथ देगा ये भी माना, लेकिन कुल मिलाकर ये जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा एक ऐसा मामला है जिसको अरविंद केजरीवाल काफी जोर शोर से उठाएंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री से मुलाकात में ही उठा दें और उसके बाद रामलीला मैदान में भी उसका जिक्र हो। लेकिन इसी बीच शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से किसी नेता के जुड़ने का इंतजार रहेगा। इधर संजय जी हमारे साथ, हमारे सेफोलॉजिस्ट जो कि लगातार नजर बनाए हुए, वो हमारे साथ जुड़ गए। शाहनवाज हुसैन साहब, 7-0 से आप 3-67 पर पहुंच गए हैं। ये चुनाव और उसके नतीजे सबक हैं? देखिए, सबक भी है और एक तरह से दिल्ली की जनता का दिया हुआ मैंडेट है। दिल्ली की जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यही संदेश दिया है। इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने कोई चूक नहीं की, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को वो 5 साल के लिए मौका दिया और वो देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, आप जान रहे हैं 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब हुई, लड़ाई हमसे सीधी थी। सर 0 और 3 में सिर्फ 3 का फर्क है। हम अपने पे भी आ रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हम लोग बहुत नीचे आएंगे इसका अंदाजा नहीं था। मैं आपके कई कार्यक्रम में, राजदीप सरदेसाई भी थे उस दिन, मैं भी बहस कर रहा था और तब भी मुझे भरोसा था कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जब आज रिजल्ट आए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उस दिन भी आपके पास आऊंगा, आज मैं आया हूं। मैं कह सकता हूं इस जनमत को सलाम करते हैं। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। हमारा आकलन भी फेल हुआ और ओपिनियन पोल भी फेल हुआ, क्योंकि ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें उनको आई हैं, हमारे आकलन से भी ज्यादा सीट आई है। लेकिन हम शालीनता से इस हार को स्वीकार करते हैं और केंद्र के जरिए दिल्ली को पूरी मदद करेंगे। जो वादा हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है वो वादा हमारा पूरा रहेगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की विधानसभा में खिदमत करेंगे, नरेंद्र मोदी लोकसभा के जरिए, क्योंकि 7 की 7 लोकसभा उनके पास है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। राजनीति में हार और जीत होती रहती है, इसलिए हमें इस हार से थोड़े परेशान जरूर हैं लेकिन निराश नहीं है जी। शाहनवाज जी, 2 सवाल आपसे पॉइंटेड करती हूँ क्योंकि अन्य भी मेहमान यहाँ पर हैं, उसके ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी। हार की वजह एकदम आज ए अहंकार, बी किरण बेदी, एक सेकंड सर, बी किरण बेदी, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। क्योंकि आखिरी दिन भी वोटिंग के दिन अखबार पर बड़े बड़े इश्तेहार थे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ। तो ईमानदारी से ए बी सी डी का जवाब दीजिएगा। और इसके साथ ही दूसरा सवाल, आपने कहा कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने कहा कि केंद्र पूरा साथ देगा। अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का दर्जा मुख्य बिंदु बनाने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्या बीजेपी उनका साथ देगी? क्योंकि जिस तरह के प्रचंड जनादेश के साथ वो आए हैं विधानसभा में, तो आसानी से वो पारित करेंगे, पहुंचेगा आप ही के पास। दोनों का जवाब। अंजना जी, जो आपका सवाल है वो बहुत लोडेड है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन चारों में से एक भी मान लें तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना देंगी उसको, क्योंकि मैं भाजपा का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। आप बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा के मेरे जबान से ये बात को बाहर लाना चाहती हैं, तो मैं आपको कहूँ कि इसकी चिंतन करेंगे। क्या वजह है? एक वजह हम आपको हार की एक वजह नहीं होती, हार की वजह कई होती है और जीत की भी कई वजह होती है। इसलिए एक वजह का ऑप्शन में जवाब आपको नहीं दे सकता। मैं इतना कह सकता हूँ, क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। हम 2 से 282 पहुंचे हैं और हम 3 से 300 भी लोकसभा में पहुंचेंगे। और दिल्ली के अंदर भी हम अपने कमियों को तलाशेंगे और कमी को तलाश कर उस कमी को दूर करेंगे, खड़े होंगे और बिहार के चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि बिहार को भी जीतना है। अभी ये जरूर आपने हेडलाइन में दिखा दिया कि बिहार के नेता बड़े खुश हैं, तो अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और लालू यादव उनके जीत पे खुश हैं, तो ये लालू जी को मुबारक हो। लेकिन हम लोग दिल्ली के बाद बिहार की तैयारी करेंगे, लेकिन बिहार भी जीतेंगे। टीम इंडिया भी मैच खेलने जाती है, एक मैच हारती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया समाप्त हो गई। अगला मैच जीतती भी है। हमारे कार्यकर्ता ताकत से लगेंगे और अगला चुनाव जीतेंगे।
ठीक है, अब सीधे रुख करते हैं। अब हमारे साथ आशुतोष, जो कि दिल्ली प्रदेश के एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए प्रभारी रहे, उन्होंने कामकाज को बहुत करीब से देखा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो बधाई संदेश, हाँ ईयर प्लग लगा लीजिए। सबसे पहले तो बधाई संदेश आज की जीत पर, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है ये आशुतोष जी। लेकिन उसी के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी आपके कुछ प्रवक्ताओं से सवाल पूछा, आशा और उम्मीद का जो भार है वो सबसे भारी होता है। अब आगे चुनौती होगी उन सब पर खरा उतरने की। आशुतोष जी, जब उम्मीद का आसमान बहुत ऊंचाई पर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी आशुतोष जी, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, जब आकांक्षाएं आसमान छूने की होती हैं, जब मन चांद को अपनी मुट्ठी में लेने का होता है और उसके मुताबिक सरकार अगर डिलीवर नहीं कर पाती है तो दिक्कत पैदा होती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी बहुत सबक की बात है, क्योंकि जब 67 एमएलए अगर आपके साथ हो 70 में से और 3 विपक्ष में हो, तो कहीं ना कहीं आपको विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी और सत्ता पक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी, और दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और आपको लोगों की उम्मीदों के हिसाब से अपने आप को डिलीवर भी करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके का मैसेज जाएगा जिस तरीके से दिल्ली ने अपना निर्णय इस बार सुनाया है। इस जनादेश का संदेश क्या है? मैंने साफ तौर पर कहा, इस जनादेश का संदेश ये है कि इस देश के अंदर जो पुरानी घिसी पिटी राजनीति है, अब उसके दिन लदने वाले हैं। नेताओं को अपने आप को बदलना पड़ेगा, राजनीति को अपने आप को बदलना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो परंपरागत तरीका है राजनीति का, उसमें अब नई चीज की जरूरत है। जहां आम आदमी, जहां ईमानदार आदमी राजनीति को गंदी चीज ना समझे, बल्कि वो खुद अपने आप को उसका स्टेक होल्डर समझे और उसको ये लगे कि राजनीति उसके लिए भी बनी। आज की हालत ये थी कि ये राजनीति एक ईमानदार आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए नहीं बनी थी, ऐसा उसका एहसास होता है। तो मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी बात यह कि इस निर्णय के बाद, लोगों के इस फैसले के बाद से इस देश के अंदर वैकल्पिक राजनीति की एक नई दिशा, एक नई धारा शुरू होगी, जो दिल्ली से निकलकर पूरे देश में छाए, ऐसा कम से कम मेरा सोचना है। लेकिन इसी के साथ क्या ये अपने आप में एक स्वाभिमान की भी जंग है जिसमें जीत हुई है? और दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शून्य पर वो पहुंच गई है, तो अब आम आदमी पार्टी ये देखेगी कि देश भर में हम इसी तरह से अपनी जगह बचाएं और जो एक रिक्त स्थान एक तरह से कांग्रेस के जरिए है, उसको हम पूरा करके एक सशक्त रूप में पूरे देश में उभरे? नहीं, आज मेरी नजर में सवाल ये इस बात का नहीं है कि आम आदमी पार्टी आज से 10 साल के बाद देश के स्तर पर क्या करती है, कांग्रेस का वजूद बचता है या नहीं बचता है, बीजेपी इतनी ताकतवर बनी रहती है या नहीं बनी रहती। आज की तारीख में मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले 5 साल के अंदर हम दिल्ली को नई राजनीति का एक विकल्प, नई राजनीति का एक वैकल्पिक मॉडल के तौर पर पेश कर पाते या नहीं पेश कर पाते। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन करना उतना मुश्किल काम नहीं होता, गवर्नेंस करना उतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन अगर आप 67 साल पुरानी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं, अपने आप को एक नए मानदंड के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको और आम आदमी पार्टी को आने वाले 5 साल में अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश करना पड़ेगा। और यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस उतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी, ये मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर 5 साल का यह मॉडल अगर दुनिया को पसंद आया, दिल्ली को पसंद आया, तो इस देश की राजनीति बुनियादी तौर पर बदल जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है आशुतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक करते हैं, रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। रागिनी नायक जी, आज समझ नहीं आ रहा आपसे क्या मैं सवाल पूछूं। जमानत जब्त 61 उम्मीदवारों की, कांग्रेस कहां पहुंच गई? देखिए, आज तो ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो है। करीब 14 से 15% पिछले चुनाव से हमारा वोट शेयर भी कम हुआ है, सीटों में भी गिरावट आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बड़ा कारण ये ज़रूर होगा कि लोगों से हमारा जो एक कनेक्शन था, जो एक आत्मीयता वाला रिश्ता था, उसके बीच में कहीं ना कहीं दरार आई। लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी, ये भी बड़ा कारण है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे कठिन दौर कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में आए, पर उन कठिन दौरों को हमने सफलतापूर्वक पार किया। तो जिस पार्टी ने भारत के नवनिर्माण की नींव का पहला पत्थर रखा हो, उसकी प्रासंगिकता 1-2 चुनावों के हारने से खत्म हो जाएगी, ये बात मैं स्वीकार नहीं करूंगी। राजदीप जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें पर, लेकिन उससे पहले जरा जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं राजदीप जी वो दिखा दे। कुल मिलाकर जिस तरह का जनादेश मिला है आम आदमी पार्टी को,
ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह का जनादेश पिछली बार हासिल किया था वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं 61 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जमानत जब्त हो गई, 2 बीजेपी के उम्मीदवारों की, और सिक्किम के बाद आपने 70 सीटों में 67 सीटें जीती हैं। सिक्किम संग्राम परिषद ने सभी 32 सीटें जीती थी 1989 में। 1989 बिहार में 2010 में 243 सीटों में से 206 पर कब्जा किया था। तमिलनाडु में 1991 की हम आपको दिखा रहे हैं, एआईएडीएमके ने जहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था 234 सीटें जीती थी। लेकिन इस तरह का वर्षों बाद एक जबरदस्त जनादेश आया है। राजदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजदीप जी, आज क्या आशुतोष साहब को हम चाणक्य बता दें? आम आदमी पार्टी का पीछे से जिस तरह की मेहनत इन्होंने की है, नेताओं ने की है, वो रंग ला रही है। मैं एक जमाने में आशुतोष का संपादक हुआ करता था, तो पहले मैं आशुतोष को एक तरह से बधाई दूं। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े कठिन समय से आशुतोष गुजरे हैं और आज उनके लिए बड़ी जीत है। उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष। मैं अक्सर उनको स्टोरी पर कॉन्ग्रेचुलेट करता था, आज मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। उनकी मेहनत रंग ला रही है, आप उनके स्वेटर का रंग देखिए। संजय जी भी कुछ कह रहे हैं आपको। आशुतोष, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपका स्वेटर बहुत रंगीन है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि पत्रकार जो है वो राजनीति में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक तरह से आशुतोष जी ने, मुझे मालूम भी नहीं था कुछ दिन पहले तक कि आशुतोष दिल्ली प्रदेश, आम आदमी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। तो एक तरह से आशुतोष ने एक तरह से एक कारनामा किया और उनको कांग्रेचुलेट करने का आज दिन है। तो आशुतोष, कांग्रेचुलेशंस। तो आम आदमी जी, आशुतोष जी, चाणक्य को बधाई देते हैं सब मिलकर। You were my boss. You were my boss. You are my boss, and you will remain my boss. अरे नहीं, आज आपके बॉस अरविंद केजरीवाल है। मैं आपका बॉस एक जमाने में हुआ करता था, आज आपके बॉस अरविंद केजरीवाल है। लेकिन आशुतोष की किताब निकलने वाली है, तो किताब अब बड़ी सक्सेसफुल होगी क्योंकि किताब पर उन्होंने बराबर टाइमिंग की है। अब वो अपनी किताब निकालने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ये किताब तो मैंने जी नहीं, इसके साथ जो बड़ा सवाल आपने पूछा अंजना रागिनी से, मैं इसलिए हंस रहा था कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस हर चुनाव के बाद कहती है हम आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन मैं कोई बदलाव नहीं देखता कि कांग्रेस किस तरह से अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रही है। और मुझे लगता है इस चुनाव वर्डिक्ट के बाद एक बात साफ है, एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिकल फोर्स के लिए जगह है, लेकिन वो जगह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऑक्यूपाई कर ली है। अन्य राज्यों में आप देखेंगे दूसरे पार्टियों ने की है। तो कांग्रेस के लिए वो जगह जो है वो कम होती जा रही है। और मुझे डर कांग्रेस के लिए ये है कि जहां आज बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां शायद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी क्या उन राज्यों में एक ना एक दिन जाकर कांग्रेस की जगह लेगी। तो कांग्रेस के लिए और एक खतरे की घंटी है, कई खतरे की घंटी। बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस कई जगहों पे तो तीसरे नंबर पे चली गई, और जैसा आंकड़े दिखाए जा रहे हैं अभी 61 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो अब तीसरे नंबर से भी चौथा, पांचवा, छठे नंबर पे चली जाएगी कांग्रेस। तो ये उसके लिए रिवाइवल के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आने वाली है। और रागिनी जी, इसका आप जवाब जरूर देना चाहेंगी, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, आपने भी आशुतोष जी के साथ कई टेलीविजन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, तो क्यों ना आज सकारात्मक राजनीति का एक अलग स्वरूप हम दिल्ली में देखें, क्योंकि नकारात्मकता के एक बहुत बड़े और लंबे दौर से दिल्ली गुजरी है। आप भी उनको बधाई दे दीजिए लगे हाथ। हाँ, इसके बाद जी, आपको मैं बता दूं कि हमने सिर्फ कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। आशुतोष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया राजदीप जी की उस बात से बहुत मुझे खुशी हो रही है कि राजदीप जी, पत्रकार बिरादरी से एक व्यक्ति जाकर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। और ऑप्शन काफी राजदीप जी को अब दिख रहा होगा कि नेता पत्रकार नहीं बन सकता, लेकिन पत्रकार नेता बन सकता है। और उसकी मिसाल आशुतोष है आपके सामने। राजदीप जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं कुछ लोग राजनीति के लिए होते हैं, कुछ लोग पत्रकारिता करने के लिए होते हैं। आशुतोष ने वो एक तरह से एक लीप ली है। ये मंत्र उनसे पूछ लें। आशुतोष जी से ये मंत्र पूछ लेते हैं। आशुतोष से कहूंगा कि वो अपने बॉस को, क्या अपने बॉस को राजनीति के लिए प्रेरित करेंगे? अरे कहाँ फंसा रहे हो मुझे शाहनवाज जी, मुझे फंसाइएगा मत आज। मैं बहुत ओबीडियंट
कलीग रहा हूं और मैंने कभी अपने बॉस से सवाल नहीं किया है, तो आज भी मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगा। यानी आप कह रहे हैं आपने अरविंद केजरीवाल को कभी सवाल नहीं किया है? इतने महीनों में एक दो बार तो अरविंद केजरीवाल से बहस हुई होगी। वो तो आशुतोष जी के मिजाज में है, सवाल तो वो पूछते ही होंगे वहां भी। टीवी एंकर के रूप में कितने सवाल पूछे, सालों साल सवाल पूछे भाई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि पिछला जो 1 साल आम आदमी पार्टी के लिए था, ये हम तमाम जो हमारे साथी थे उनके लिए सबसे संघर्षपूर्ण दिनों के दिन थे। और मैं अगर आप लोगों से शेयर करूं कि अरविंद केजरीवाल ने जब बनारस से लौटने के बाद जब अपनी विधानसभाओं के अंदर गए तो कई ऐसे मुकाम आए जब उन्होंने घंटी दबाने के बाद डोर टू डोर पे जाके अपने को परिचय दिया, तो लोगों ने कई जगह पे दरवाजे बंद कर लिए थे उनके मुंह पे। और मैं सोचता हूं कि उस संघर्ष के दिनों में आज पूरी दुनिया उनको अपने कंधे पर उठाना चाहती है, उनकी आंखों में एक नया सपना देखना चाहती है। लेकिन वो दिन था जब लोगों ने उनके मुंह पर दरवाजे बंद किए थे। मुझे एक दिन आके वो बताने लगे कि एक दिन वो सुबह निकले बनारस के लौटे तो जो उनके अपार्टमेंट का जो गार्ड था उसने उनके ऊपर फप्ती कसी कि चले थे प्रधानमंत्री बनने और क्या हालत हो गई है। और मुझे लगा कि वो शायद जो दिन था उससे उनकी जो लीडरशिप का जो टेस्ट था वो पता चला कि उनका मेटल क्या है। बहुत लोग होते मैंने देखा जो टूट सकते थे, लेकिन वो टूटे नहीं, क्योंकि अगर वो टूट जाते तो पूरी की पूरी टीम टूट जाती। लेकिन जो लड़ने का जो मादा है, जो संघर्ष करने का मादा है, जो जीवटपन उनके अंदर था, वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऊर्जा दे रहा था। और ये एक अद्भुत व्यक्तित्व मैंने उनके अंदर, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं या मैं उनकी पार्टी के अंदर हूं इसलिए मैं उनकी चापलूसी कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब आप टर्निंग ट्रैक पर आके बैटिंग करते हैं तब वो अच्छी बल्लेबाजी होती है। जहां पे हर आदमी रन बनाता है वहां पे बैटिंग करना बहुत आसान होता है। और मैंने पूरी टीम को देखा, बहुत ऐसे क्षण आए जब हम लोग टूट सकते थे, जब पार्टी के तौर पर हम खत्म हो सकते थे, खतरा हमारे ऊपर लगा था। हमारे पर बहुत ज्यादा हमले हुए, इतने हमले हुए, व्यक्तिगत तौर पर हमले हुए, बहुत सारे लोगों के केसेस खोले गए, बहुत सारे लोगों हमारे फोन लगातार टैप होते रहे। लेकिन फिर भी हमने एक बात तय कर ली थी कि हम सकारात्मक बातचीत करेंगे, पॉजिटिव बातचीत करेंगे, हम गाली गलौज की भाषा नहीं बोलेंगे। आशुतोष जी, क्या अब हम माने कि पार्टी की कमान आप संभालेंगे, क्योंकि अरविंद जी तो दिल्ली चलाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद ही आम आदमी पार्टी के नेता रहेंगे, वही पार्टी चलाएंगे और उन्हीं को पार्टी चलानी भी चाहिए।